दंगे कराने वाली पार्टी जो थी वो सत्ता में है इस वक्त, इसलिए दंगे कम हुए। और लेकिन मॉब लिंचिंग के कितने केसेस हुए, उस पर किसने आवाज़ उठाई? 5 साल सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई गवर्नमेंट के अंदर। एनआरसी का मामला हुआ तो हम निकले। और बुजुर्गों के इस्लामी मिशन से आखिर क्यों भटक गए दरगाहों से जुड़े कुछ नुमाइंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की खास रिपोर्ट। इस्लाम की राह पर जिंदगी गुजारने वाले आला हजरत खानदान के वो बुजुर्ग जो कभी किसी भी हुक्मरान या राजनेताओं के पास नहीं गए और कभी किसी राजनीतिक संगठन को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया। हमेशा ही आला हजरत खानदान के बुजुर्गों से मिलने के लिए ही राजनेता आते थे और हमेशा ही आला हजरत खानदान के बुजुर्गों ने सबके भले के लिए अल्लाह से दुआ की, मगर आज आला हजरत खानदान के कुछ लोग एक एक करके राजनेताओं को अपना समर्थन देने के लिए राजनेताओं के पास जा रहे हैं। यहां तक तो बात समझ में आ सकती थी कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए जाते तो यह समझा जा सकता था कि सरकार से कुछ इस्लामी मिशन के लिए काम लेना होगा, मगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास जाना और समर्थन देना तो आला हजरत के बुजुर्गों के इस्लामी मिशन से भटक जाने के ही बराबर देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना अदनान रजा कादरी का अखिलेश यादव से मिलना और मौलाना तौकीर रजा खां का कांग्रेस को समर्थन देना, वहीं सलमान मियां के फोटो वायरल होना तरह तरह की चर्चाओं का केंद्र बन गया है। आज हमने आला हजरत खानदान के जिम्मेदारानों का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के संबंध में इत्तेहाद ए अहले सुन्नत मिशन के अध्यक्ष सोहेब रजा खां से जानना चाहा कि वो और अन्य खानदान के लोग का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से क्यों मिले थे, तो उन्होंने भटकते हुए जवाब देते हुए कहा। सोहेब रजा खान, मोहतमिम खानकाए रज़विया नूरिया तहसीनिया और कुल हिंद सदर इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन। अभी 2-1 दिन पहले आप अखिलेश यादव से मिलने गए थे, वो किस सिलसिले में मिले? जी, हम अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई लखनऊ में और हम उन्हें इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन की तरफ से समर्थन देने के लिए गए थे। किस चीज़ का समर्थन देने गए थे? जी, के प्रदेश में जो नफ़रतों का माहौल रहा इस बीच और जो अन्याय हुआ मुसलमानों के साथ और बेरोज़गारी और ये तमाम मसाइल जो थे, इसको देखते हुए और किसान जो हैं परेशान हैं, लोग जो हैं बहुत तकलीफ़ में हैं, तो इसको देखते हुए हमने समर्थन जो है अखिलेश यादव जी को दिया कि वो गवर्नमेंट बनाएं और जो माहौल पहले उनके दौर में था उस तरह का एक मोहब्बतों का माहौल प्रदेश के अंदर हो जाए दोबारा। आपने समर्थन में क्या चीज़ उनको दी है? जी, हमने उनको अपने तंजीम की तरफ से उनको लेटर दिया। लेटर में किस चीज़ का आपने इजहार किया कि आप वोट उन्हें डलवाएंगे या किसी तरह से पैसे से उनको समर्थन करेंगे या किसी ज़मीन उमीन देकर समर्थन करेंगे? क्या समर्थन था उनको? नहीं, ये जो हमारे मानने वाले हैं, हमारे वालिद साहब के मुरीदीन हैं और जो मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन हैं, वो लोग जो हैं उनको वोट और सपोर्ट करेंगे। उन्हें आज ज़रूरत है वोटों की या आपको उनकी ज़रूरत है या कौम को उनकी ज़रूरत है? कौम को उनकी ज़रूरत है। क्यों है उनकी ज़रूरत? क्योंकि कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो ऐसी मूजी लोगों को, ऐसी मूजी गवर्नमेंट को हटाए और सांप्रदायिक ताकतों को जो है वो रोके। तो ये सबसे अच्छा विकल्प जो है इस वक्त हमें अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी नज़र आई, तो हमने इसलिए। अखिलेश जी जब सरकार में हुआ करते 2012-2017 तक कितने दंगे हुए उनके शासन में और कितने मुसलमानों पर मुकदमे लिखे गए, वो क्या आप भूल गए थे? जो दंगे हुए वो दंगे कराने वाली पार्टी जो थी वो सत्ता में है इस वक्त, इसलिए दंगे कम हुए। और लेकिन मॉब लिंचिंग के कितने केसेस हुए, उस पर किसने आवाज़ उठाई? 5 साल सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई गवर्नमेंट के अंदर। एनआरसी का मामला हुआ तो हम निकले और जितने भी मामला हुए, अभी ये बकवास की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई, तो हम अपने घर से बाहर निकले, हमने रैलियाँ निकाली, हमने धरने। उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे जब नबी की शान में गलतियां की गई, कुरान पर हमला किया गया? उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे?
जी बिल्कुल, आवाज़ लोग उठाई समाजवादी की तरफ से। किधर से किसने उठाई वो थोड़ा याद करके बता दीजिए, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें तो अभी तक नजर नहीं आया अखिलेश यादव। नहीं तो हमने तो उठाई आवाज़। आपका अपना दीनी मामला था, आपके नबी का मामला था, आपने आवाज उठाई थी। अखिलेश यादव ने कब उठाई, तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो अब वो जब गवर्नमेंट में होंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर हम हैं ना, फिर उनसे आपके ये बात वालिद करने के लिए। मोहतरम जी जनाब तहसीन रजा साहब जी ने हमेशा सियासत से और सियासत गांवों से पर्दा किया है, परहेज रखा है। जी आज ये चलन क्यों आ रहा है, नहीं, आपके खानदान से ये चलन क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। पहले जो मामलात हुआ करते थे तो इतना जुल्म ज़्यादती नहीं थी उस वक्त, और ये दौर ऐसा आ गया कि इस वक्त जो है खानकाह के ज़िम्मेदारों को भी बोलना पड़ रहा है, ताकि मतलब ये ऐसी गवर्नमेंटों से छुटकारा मिले जो मुसलमानों के लिए भी बहुत मुज़िर हैं और प्रदेश की तमाम लोगों के लिए मुज़िर साबित हुई हैं। अखिलेश यादव को ही क्यों चुना गया, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि वो पहले भी उनकी सरकार रही तो मुसलमान अमन और शांति के साथ रहा, इतने जुल्म मुसलमानों के ऊपर नहीं हुए। और मुसलमानों के ऊपर क्या, बल्कि पूरे प्रदेश की आवाम के ऊपर कौन ऐसा है कि जिसके ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं हुई? दलितों के साथ हुई, मुसलमानों के साथ हुई भाजपा सरकार के अंदर। तो इसलिए जो है इनसे बेहतर विकल्प हमें नहीं लगा कोई। कांग्रेस आपकी नजर में नहीं आई? नहीं, कांग्रेस जहाँ तक ओवैसी का जिक्र किया जाए तो ओवैसी इस इलाके नहीं है कि मुसलमानों के लिए मसीहा बन सकते थे। हाँ, अभी तो भाई ओवैसी जो है वो एक तो 100 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, और उसमें जो है ख़तरा ये है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का पूरा खदशा है, और बीजेपी को फ़ायदा होने का इसमें खदशा नज़र आ रहा है। तो सबसे बेहतर विकल्प जो है वो समाजवादी पार्टी लगा, और हम कोई सियासत में नहीं एक्टिव, सियासत में नहीं उतरे। हम भी क्या नाम जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने 5 साल आवाज़ उठाई। तो इसे देखते हुए हमें अपना फरीज़ा लगा कि हमें इसमें जो है अगर समाजवादी को लेकर के आएंगे और इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसे बीजेपी से छुटकारा मिल सकता है। जिस खानका से और जिस खानदान से आप जुड़े हैं उस खानदान में भी एक राजनीतिक संगठन है मौलाना तौकीर रजा साहब का। आपने पिछले 20 साल से उन्होंने संगठन बनाए हुए, आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा कौम की आवाज़ को और कौम को बुलंद करने के लिए उनके हाथ मजबूत किए जाए? जी हम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और हमने बीटेक किया। उसके बाद हम एजुकेशन लेने के बाद विदेश में चले गए, दुबई में जॉब करी हमने, सऊदी में जॉब करी और कुवैत में जॉब करी, और मेहनत करके अपना रिस्क हलाल कमाया जैसे आम लोग कमाते हैं। और जब अभी हम वापस आए और ये सब कुछ हमने हालात देखे तो हमें इस चीज़ को महसूस आप इस समय इंडिया में कितने समय से हैं? जी 4-5 साल से हैं। 5 साल से लगातार अत्याचार, आपके मुताबिक अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है जी नाम मुसलमान पर, ठीक है। 5 साल में आपने तौकीर रजा को 30 लाख क्यों नहीं बनाया, उस जमात को 30 लाख क्यों नहीं बनाया पड़ते? नहीं तो हम तो अपनी खुद का एक मजहबी संगठन चलाते हैं, हमने उसके ज़रिए से आवाज़ बुलंद की और बुलंद करते रहे, और उनका भी हमने साथ दिया जहाँ पे हमें महसूस हुआ। अभी मुस्लिम धर्म संसद में तौकीर मियाँ साहब के साथ भी हम गए और हमने ये बात कही कि जहाँ भी नामूस रिसालत पे हमला होगा तो उसमें जो है हम जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जैसे रजा अकेडमी ने उठाई थी, हमने उनका भी सपोर्ट आपके किया। खानदान से 4 लोग, आप सभी 4 लोग आ जाते हैं, मौलाना अदनान रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब, अब आप आ गए। उससे पहले आपके ही घराने के दामाद सलमान मियाँ साहब, चारों लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। इससे क्या आपकी जो मुस्लिम कौम है, जो खानकाह दरगाह का एक मर्तबा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग रहा है? नहीं, उसमें से एक साहब तो जो है वो समाजवादी को ही कर रहे हैं जो नाम आपने लिए हैं, और बिना समर्थन है, बिना शर्त समर्थन। हमारा जो है बिना शर्त समर्थन है, कोई हमने उसमें वो तो नहीं रखी है, कोई उनसे कंडीशन नहीं रखी, कोई हमने डिमांड नहीं करी, ना कोई टिकट मांगा। हमें लगा कि ये बेहतर विकल्प है, इसलिए हमने उनको समर्थन किया। क्या हजरत एक चीज जान सकते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं और आपकी सोच के मुताबिक, अदनान रजा की और आपकी सोच के मुताबिक वो नहीं उतरे, मुसलमानों के हक की आवाज़ नहीं उठा सके, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सके, तो उस हालात में आप क्या करेंगे?
वो नहीं, इंशाल्लाह ताला वो पूरे खरे उतरेंगे, हमें उम्मीद है। और हम उनको आज से नहीं जानते, वो हमारे वालिद साहब के विसाल में भी आए थे और पर्सनली हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। बस विदेश जाने की वजह से हमारा थोड़ा टच नहीं रहा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में भी बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने गवर्नमेंट चलाते थे और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर के चलते थे, किसी को जुल्म ज़्यादती नहीं होती थी। तो इंशाल्लाह ताला वो भी। एक चीज और जानना थी, ये तो वही पार्टी का फैसला है, ये तो कोई पार्टी का लीडर ही बताएगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मौलाना साबुद्दीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने 16 मुद्दों पे एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया था। उस मुस्लिम एजेंडे को तैयार करने के बाद उन्होंने 4 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों से मिलकर उस एजेंडे को सौंपने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि जो हमारे इस एजेंडे को मानेगा हम उसी पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट कराने का काम करेंगे। तो अगर वो किसी और पार्टी के पास जाते हैं तो क्या ऐसे में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, बंटवारा होगा मुस्लिम वोटों का? नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन कोई ख़ानदान आला हजरत के कोई फ़र्क नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बंटवारा होगा। अगर मान लीजिए कि मौलाना शहाबुद्दीन लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई ना उनके कोई मतलब वैसा है। मान लीजिए मौलाना शहाबुद्दीन की मांग को बीजेपी कबूल कर लेती है और बीजेपी उन मांगों को स्वीकार करते हुए और लिखित में आश्वासन दे देती है, तो क्या वो मुसलमानों के लिए गलत होगा? ये तो वही बेहतर जाने, इस सिलसिले में हम कुछ। या मौलाना शहाबुद्दीन ने जो मुसलमानों के मसले उठाए हैं वो गैर शरई हैं? नहीं, मसले तो जो है एजेंडा हमने भी उसमें 2-4 पॉइंट बताए थे, मिलके बनवाया। या वो खानदान से नहीं हो तो उन्हें अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार के लिए तो हमने नहीं कहा, बिल्कुल अधिकार है हर आदमी को है जो चाहे, लेकिन हमने इसीलिए हम खुद कह रहे हैं, हमने उनकी हेल्प करी, हमने एजेंडा तैयार करवाया था बैठ करके।